तो गाइज स्वागत है आपका आज के मूवी एक्सप्लेन में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्टार वॉर्स लेवल की एपिक सिनेमैटिक मूवी ड्यून की। और क्योंकि गाइज ये मूवी इतनी बड़ी और शानदार है इसलिए इसे एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ। और अगर आपने मेरी फ्री गाय मूवी एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर सजेशन में डाल दिया है। तो गाइज अब आते हैं इस मूवी की ओर। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी आज से लगभग 8000 साल बाद सेटअप की गई है, मतलब साल 10,000 में, जिसमें प्लेनेट अरैकिस सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है। अरैकिस प्लेनेट काफ़ी टाइम पहले पानी की किल्लत से परेशान होता है और इस पानी की प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ की सैंड में कुछ स्पेशल स्पाइसेस को ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से सभी का ध्यान पानी से हटकर उन स्पाइसेस की ओर चला जाता है और सभी हाउसेस उस स्पाइसेस को पाने की कोशिश करते हैं। ये स्पाइस एक तरह की ड्रग है जो यूनिवर्स की सबसे एसेंशियल और सबसे वैल्यूबल चीज़ मानी जाती है, जो लोगों की लाइफ स्पैन और उनकी अवेयरनेस दोनों को इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल साइकोलॉजी वाले लोगों में स्पेशल एबिलिटीज़ को भी जगा सकती है। इसके अलावा ड्यून यूनिवर्स में ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से इंटरस्टेलर ट्रैवल सेफ और एक्यूरेट किया जा सकता है। स्टार वॉर्स की तरह ये स्टोरी में भी एक एम्परर का जिक्र किया जाता है, जो सभी हाउसेस की टेरिटरी को डिसाइड करता है कि कौन सा हाउस किस इलाके में रूल कर सकता है। एम्परर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्पाइसेस के रिप्रोडक्शन का काम हाउस ऑफ हार्कोनेंस को दिया जाता है, जो अरैकिस पर रहने वाले फ्रीमैन्स की मदद से स्पाइसेस के रिप्रोडक्शन का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके काम होने के बाद हार्कोनेंस फ्रीमैन्स को अपने रास्ते से हटा देते हैं, जिसकी वजह से अब हार्कोनेंस और फ्रीमैन्स के बीच टाइम टू टाइम लड़ाई होती रहती है। इतना सारा टाइम बीतने के बाद अब हार्कोनेंस स्पाइसेस के रिप्रोडक्शन से एम्परर से भी ज़्यादा अमीर हो चुके थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ड्यून यूनिवर्स में ये ड्रग सबसे वैल्यूबल एसेट माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद हुक्म अभी भी एम्परर का ही चलता था और इसकी वजह से एम्परर हार्कोनेंस को अरैकिस के स्पाइस प्रोडक्शन के काम से हटा देता है और हाउस ऑफ एट्रेडिस को यहाँ के काम दे देता है। हालांकि एम्परर का एक्चुअल प्लान एट्रेडिस के लोगों को मरवाने का था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एट्रेडिस लोग काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और बस उनकी यही बात एम्परर सहन नहीं कर पाता और इसलिए वो उन्हें अरैकिस का काम सौंप देता है, क्योंकि वो जानता है उन पर वहाँ कभी न कभी तो हमला होने वाला है। वैसे इस हाउस ऑफ एट्रेडिस का लगभग हर कैरेक्टर अपने आप में इस स्टोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाउस ऑफ एट्रेडिस का अपकमिंग ड्यूक पॉल, जो इस स्टोरी का हीरो है, उसे अरैकिस और फ्रीमैन्स को लेकर कुछ विजन्स आते हैं। इसलिए इस पार्ट 1 में उसकी एट्रेडिस से फ्रीमैन तक की जर्नी दिखाई गई है, जिसके बाद उसकी माँ लेडी जेसिका, जो एक बेने जेसरिट है जिसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ है जैसे कि टेलीपैथी। और अब आता है एट्रेडिस का ड्यूक लेटो, जो किसी भी तरह अरैकिस के फ्रीमैन्स को अपनी साइड करके डेजर्ट पावर को जानना चाहता है। इन सभी के अलावा इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे जेसन मोमोआ डंकन, जॉस बलिंकर्नी और डॉक्टर यूवेल। इन सभी मेजर कैरेक्टर्स के साथ हाउस ऑफ एट्रेडिस अपनी अरैकिस जर्नी पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद हमारे कैरेक्टर्स सब कुछ समझने की कोशिश में लग जाते हैं कि यहाँ काम कैसे करना है, जहाँ इसी बीच पॉल पर हमला भी हो जाता है। हालांकि इस हमले में पॉल खुद को बचा तो लेता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि यहाँ नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इतना सब कुछ होने के बाद अब सब कुछ एक बार फिर डेली रूटीन पर चला जाता है और हमारे हीरोज रैकिस के जायजे के लिए शिप लेकर निकल जाते हैं। इस बार वो स्पाइस के रिप्रोडक्शन को होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए वो कैरी ऑल मशीन को देखने लगते हैं। लेकिन अरैकिस अभी भी बहुत सारे सरप्राइजेस अपने अंदर रखे हुए था। कैरी ऑल मशीन से होने वाला वाइब्रेशन अरैकिस के सैंड वॉर्म्स को उनकी ओर खींचने लगता है, क्योंकि इन वाइब्रेशन से सैंड वॉर्म का आना कंफर्म होता है, इसलिए उनके पास बैकअप प्लान पहले से तैयार था। एक्चुअल में कैरियर मशीन सैंड वॉर्म्स के आने से पहले ही वहां से उड़ा कर निकाल ली जाती है, लेकिन आज उसे ले जाने वाली मशीन के एक एंकर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से उसे वहां से निकालना नामुमकिन था। लेकिन अभी भी वहां पर लोग अटके हुए थे, इसलिए ड्यूक लेटो उन्हें अपने शिप में निकालने का डिसीजन ले लेता है। और इसी वजह से जैसे ही पॉल शिप से नीचे लोगों को बचाने उतरता है, वहाँ की सैंड से निकलने वाला स्पाइस उसके कांटेक्ट में आ जाता है और जो उसे उसके विजन्स में वापस ले जाता है।
उसके इस विजन के अकॉर्डिंग उसे एक फ्रीमैन लड़की शानी दिखाई देती है, जो उसे इस विजन में एक सैंडबॉम्ब ब्लेड से मार देती है। इस ग्लैडी विलन के बाद पॉल जैसे तैसे शिप में चढ़कर वापस अपने घर तो आ जाता है, और जैसा मैंने पहले बताया था कि एम्परर उन्हें यहाँ मरने के लिए ही भेजता है, और इसलिए उन मौत का दिन आज रात को आने वाला था। क्योंकि हार्कोनेस पहले ही एम्परर का सपोर्ट पा चुके थे, इसलिए वो एट्रेडिस के खिलाफ लड़ने के लिए दूसरे एम्परर्स को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिसमें एम्परर के एलाइट सोल्जर सर्दुकार भी शामिल थे। और इस तरह रात होते ही उनके महल पर हमला शुरू हो जाता है, और यह हमला इतना हैविली लोडेड था कि एट्रेडिस वाले इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से इस हमले में हमारे ज़्यादातर हीरोज मारे जाते हैं। वैसे तो एट्रेडिस वाले इन सभी से अकेले लड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास डंकन और गर्मी जैसे बैटल वॉरियर्स थे, लेकिन क्योंकि ये हमला रात में हुआ था और जिसे अंजाम घर का भेदी डॉक्टर यू देता है, इसलिए वो इसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं। और इस तरह अब सिर्फ 3 एट्रेडिस हीरोज बचे हुए थे, पॉल, लेडी जेसिका और डंकन। और क्योंकि अब सब कुछ पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, इसलिए ये तीनों छुपते हुए उसी एक्सपेरिमेंट वाली इकोलॉजिकल साइट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाते, क्योंकि सर्दुकार सोल्जर्स अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे, और इतने ही टाइम में वो सोल्जर्स भी इस साइट पर पहुँच जाते हैं। और क्योंकि ड्यूक पॉल का बचना अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए डंकन खुद को कमरे में बंद करके पॉल और लेडी जेसिका को वहाँ से निकाल देता है। वैसे तो हमारा हीरो डंकन इन सर्दुकार वॉरियर्स के लिए अकेले ही काफ़ी था, लेकिन फिर भी इतने सारे सोल्जर से लड़ने के बाद एक टाइम पर वो फंस जाता है और मारा जाता है। इस तरह हमारा हीरो डंकन जेसन मोमोआ की भी मौत हो जाती है, और अब सिर्फ पॉल और लेडी जेसिका बचे हुए थे, जिनके पास फ्रीमैन्स के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसलिए पॉल और जेसिका एक पुराना सा प्लेन लेकर फ्रीमैन्स की खाड़ी की ओर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक सैंड स्टॉर्म उनका रास्ता रोक लेता है। इस सैंड स्टॉर्म में स्पाइस से पॉल एक बार फिर अपने विजन्स में चला जाता है, और इस बार उसके विजन में वो एक फ्रीमैन सोल्जर से लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है, जो उसे जान से मार देता है। इतने में सैंड स्टॉर्म उनके प्लेन को बीच में ही खराब करके उन्हें रोक लेता है, इसलिए उन्हें वहाँ फ्रीमैन खाड़ी से कुछ दूर उतरना पड़ता है। यहाँ उनका सामना कुछ फ्रीमैन सोल्जर से भी होता है, जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेडी जेसिका अपनी फाइटिंग स्किल से उनके लीडर को अपने कब्जे में ले लेती है, जिसके बाद उनका लीडर स्टिलगार उन दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए मान जाता है। लेकिन कुछ लोगों में खुजली ज़्यादा होती है, इसलिए स्टिलगार की टीम का एक सोल्जर उन्हें प्रोटेक्शन देने से मना कर देता है और पॉल को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। और बता देता हूँ कि ये वही सोल्जर है जो पॉल के विजन में दिखाई देता है। पॉल वर्सेस सोल्जर की लड़ाई शुरू हो जाती है। पॉल थोड़ी देर लड़खड़ाने के बाद अपने मूड में आ जाता है, जिसके बाद पॉल एक के बाद एक 3 बार उस सोल्जर को झुकने का मौका भी देता है, लेकिन फ्रीमैन रूल्स के अकॉर्डिंग ये लड़ाई सिर्फ किसी एक की मौत के साथ ही ख़त्म हो सकती थी, इसलिए आखिर में पॉल को उसे मारना पड़ता है। जिसके बाद पॉल फ्रीमैन्स के इलाके में जाने के लिए पूरी तरह तैयार माना जाता है, और वो उसे वहाँ ले जाते हैं, जिसके बाद की स्टोरी अगले और लास्ट पार्ट में दिखाई जाने वाली है, जो अरैकिस प्लेनेट के फ्रीडम को दिखा सकती है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जानना हो तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसका लिंक मैं आपको सजेशन में डाल दूँगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।